In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today I'm here with explanation of the poem titled as In Spite of War for my grade 10 students, with its explanation, paraphrase, summary and question answers along with grammar exercises. I hope you will find it very useful and take advantage of it. Don't forget to press like button once you have seen this video, and please comment, give your kind comments. Subscribe it if you have not subscribed it before. I am highly grateful to you. Dear viewers, this is the poem In Spite of War. जंग के बावजूद. Title of the poem is very significant. That it means that war is going on side by side. The world is not at peace completely. There are wars going on in one part of the world or the other. But it does not mean that life has come to an end. Life still goes on. The poet says, now you can see the title of the poem here, In Spite of War, and there are flowers blooming. In the title, you may see there are different color flowers blooming, which give us the lesson of hope, lesson of rebirth, lesson of transformation. In spite of war, वो कहती है कि पोइटस ने एक्चुअली खुद 2 वर्ल्ड वॉर्स को खुद अपनी आंखों से उसने देखा है, उसकी तबाहकारियों को ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसी पोएम लिख रही है विच इनकरेजेस द रीडर्स, जो कि पढ़ने वालों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती है. बिकॉज शी लुक्स एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. शी डज नॉट थिंक नेगेटिवली. डियर व्यूअर्स, पोएटिस के कहने का मतलब ये है कि जंग के बावजूद जिंदगी बहुत खूबसूरत है. लाइफ इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी. जिंदगी तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है. हमें इस जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए. लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिजरीज, ट्रेजेडीज, हैप्पीनेस एंड सक्सेसेस. जिंदगी सिर्फ, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग. सिर्फ स्मूथ सेलिंग नहीं है. लाइफ इज नॉट द नेम ऑफ हैप्पीनेस एंड कंफर्ट्स ओनली. आपकी परेशानियां और आपकी खुशियां दोनों साथ साथ चलती हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी का हिस्सा है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी जिंदगी खुशहाली में रहे, उसे कामयाबियां ही मिलती रहें. और ऐसा नहीं होता कि एक इंसान या एक शख्स सारी जिंदगी ट्रेजेडीज के अंदर ही रहे, मुश्किलात के अंदर ही रहे. अगर एक स्टेज पे उसके लिए मुश्किलात हैं तो अगली ही स्टेज पे उसके लिए कामयाबी उसकी मुंतज़िर है, खुशियां उसकी मुंतज़िर हैं. इसीलिए जिंदगी में पोइटस के कहने, एंजेला मॉर्गन के कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. अब इट डिपेंड्स ऑन मैन. ये इंसान पे डिपेंड करता है हाउ ही परसीव द थिंग्स, वेदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली. ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो चीजों को मनफी अंदाज से देखता है या उसकी पॉजिटिव साइड को देखता है. अगर हम जिंदगी को पॉजिटिवली देखेंगे तो हमें जिंदगी का हर लम्हा बहुत खूबसूरत दिखाई देगा. हमें ऐसे लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द खुशियां ही खुशियां मौजूद हैं.
और नेचर में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। फूल अपने टाइम पे खिलते हैं, सनशाइन है, डेजीज, लिलीज, पेंजीज, ये तमाम फूल मौसमी फूल हैं, अपने टाइम पे ये उगते हैं। डजेंट मैटर इफ देयर इज वॉर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दुनिया में चाहे जंग हो रही है, तबाहकारियां हो रही हैं, नेचर इटसेल्फ गोज ऑन। फितरत, कुदरत जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों पे मातम करने की बजाय, हमें इन चीज़ों पे दुख लेके बैठने की बजाय, हमें चाहिए कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है और हमें इसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, वरना हम जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और जिंदगी में बहुत सी चीजें खूबसूरत हैं, हमें खुश कर देने वाली हैं, सिर्फ ये हम पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को नेगेटिवली देख रहे हैं या पॉजिटिवली। देयर इज अ पोएम written on this title page: in spite of war, in spite of death, in spite of all man's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. Now see, laughters, singing, praising, hope, in spite of war, in spite of death. That war causes death. There are deaths all around. War is going on and it has caused destruction on a large scale. But he says something is laughing, something is singing within me, and that is the song of hope. Then she says, in spite of war, in spite of hate. Now see, war and death, war and hate, it means that this war causes death, this war causes sufferings, this war causes hate. But lilacs are blooming at my gate, tulips are tripping down the path, in spite of war, in spite of wrath. Courage, the morning glory saith, rejoice, the daisy murmureth. And just to live is so divine, when pansies lift their eyes to mine. The clouds are romping with the sea, and flashing waves call back to me that naught is real, but what is fair, that everywhere and everywhere a glory liveth through despair. Though guns may roar and cannon boom, roses are born and gardens bloom, my spirit still may light its flame, and that same torch whence poppies came. Where morning's altar whitely burns, lilies may lift their silver urns, in spite of war, in spite of shame. And in my ear a whispering breath, wake from the nightmare, look and see that life is not but ecstasy, in spite of war, in spite of death. Now, you see, war is going on side by side, but the poet is feeling something, feelings of rejoice, happiness. Flowers are blooming everywhere. And then she concludes her poem by saying that life is not is nothing, life is nothing but ecstasy. Coming to the introduction of the poem, and the theme of this poem is, in the poem, the poetess Angela Morgan teaches us a great lesson that life is a great blessing of Allah, and it does have its beauty and charm for those who think positively and always see bright side of things. कि जिंदगी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और जिंदगी की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी दिलकशी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मस्बत अंदाज से सोचते हैं और हमेशा चीज़ों की को रोशन अंदाज से देखते हैं।
द पोइटस सॉ ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स। इस पोएम में कि जो पोइटस है एंजेला मॉर्गन, उसने 2 जंगें देखी हैं, द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। स्टिल शी इज सीन हाईली ऑप्टिमिस्टिक, फिर भी वो बहुत पुरुम्मीद नजर आती है, एंड गिव्स अस लेसन ऑफ होप, करेज, जॉय, ग्लोरी, लाइट। वो हमें उम्मीद का सबक देती है, हौसले का, खुशी का, रोशनी का सबक दे रही है, एंड सेज दैट लाइफ इज नन लेस देन एन एक्सटेसी। और वो कहती है कि जिंदगी जो है वो बहुत एक्सटेसी मीन्स एक्साइटमेंट है, जिंदगी तो इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, जॉय। वो कहती है कि जिंदगी तो सब एक खुशी है। एक्सटेसी मीन्स इंटेंस प्लेजर, बहुत ज्यादा खुशी। और फिर वो कहती है कि देयरफॉर दिस पोएम इनकरेजेस अस टू लुक एट द ब्यूटी अराउंड। ये नज़म हमें हौसला देती है कि हम अपने इर्द गिर्द खूबसूरती देखें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बजाय इसके कि जिंदगी के हम को मनफी अंदाज से देखें और उसके तबाहकारियों पे ही हम गौर करते रहें, बिकॉज द हॉरिबल थिंग्स गो साइड बाय साइड इन लाइफ। अब जिंदगी की एक हकीकत हमारे सामने पोइटस पेश कर रही है। वो कहती है कि आप ये ना समझें कि जिंदगी एक स्मूथ सेलिंग है, जिंदगी खुशहाली नहीं है। वो कहती है कि सिर्फ खुशियां ही नहीं, आप ये मत उम्मीद रखें कि जिंदगी में खुशियां और आराम और सुकून ही होगा, बल्कि वो एक रियलिटी हमें बता रही है। कहती है कि जिंदगी है कॉम्बिनेशन, यानी अच्छी और बुरी चीजें दोनों साथ साथ चलती हैं। वॉर्स एंड ट्रेजेडीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये जंगें और ये हादसात जो है ये जिंदगी का हिस्सा हैं। सो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग ओवर दीज थिंग्स, इन चीज़ों पे मातम करने की बजाय वी शुड एंजॉय लिटिल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। चेरिश आवर यस्टरडेज, हमें अपने जो गुजरे हुए कल हैं उनको याद करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। ड्रीम अवर टुमारोज, आने वाले जो हमारा जो मुस्तकबिल है उसका हमें ख्वाब देखना चाहिए। एंड लिव अवर टुडेज, और हमें अपने प्रेजेंट में जिंदा रहना है भरपूर तरीके से। पुरानी यादों को अच्छे तरीके से याद करना है, रिकॉल करना है, आने वाले दिनों के अच्छे ख्वाब देखने हैं और अपने प्रेजेंट में जिंदा रहना है। अपने मौजूदा जो हमारा प्रेजेंट है, मौजूदा ज़माना है हमारा, उसमें हमें जिंदा रहना है और भरपूर तरीके से। द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू लिव इट टू द फुलेस्ट। और वो कहती है कि जिंदगी का तो मकसद ही यही है कि उसको भरपूर तरीके से जिया जाए, भरपूर तरीके से उसको गुजारा जाए। बिकॉज लाइफ इज गिवन टू अस बट ओनली वंस, कि जिंदगी हमें सिर्फ एक मर्तबा मिलती है। और ये पोइटस जो है वो हकीकत में हमें हकीकत से आशना कर रही है कि अगर हम ये सोचें कि ज़िंदगी जो है उसमें खुशियां ही खुशियां होंगी, आराम ही होगा, सुकून ही होगा, तो ये बात गलत है। ज़िंदगी जो है वो मिलाप होता है खुशियों और गमों का। इसलिए हमें सिर्फ अपने दुखों को और गमों को लेके नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि जिंदगी, क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हम वक्त के साथ साथ नहीं चलेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो क्यों ना जिंदगी को भरपूर तरीके से देखा जाए, इसकी खूबसूरतियों को ऑब्जर्व किया जाए, उनकी तारीफ की जाए और उनको देख के खुश रहा जाए। उदास रहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, इफ यू योरसेल्फ हैव पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आपकी सोच मस्बत होगी तो आपको जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती नजर आएगी, छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में खुशियां देंगी। फिर उसके लिए आपको बड़ी खुशियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम इन स्पाइट ऑफ वॉर। कमिंग टू स्टैंजा नंबर 1, in spite of war, in spite of death, in spite of all man's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise
with all my breath. Explanation of the stanza is, in this stanza the poetess first of all mentions war. सबसे पहले तो वो जंग का जिक्र करती है, which she terms as death too. What does war mean? जाहिर है जंग का मकसद क्या है? मौत है. जंग जो है वो तबाही का दूसरा नाम है, मौत का दूसरा नाम है. War means death and destruction of life and the world around us. First line में ही वो कहती है, in spite of war, in spite of death. It means war causes deaths. जंग क्या लाती है? मौत लेके आती है. वो जंग को भी यहाँ पे कंडेम कर रही है. She condemns death here, war here, because it brings with it nothing else but death. But she has used the words in spite, which shows that it is part of life. In spite of war, जंग के बावजूद, मौत के बावजूद, it means that it is a part of life. जिंदगी का हिस्सा है ये चीजें, जंग और मौत. These horrible things go side by side in life. जिंदगी में ये जो खौफनाक चीजें हैं ये हमारे साथ साथ चलती रहती हैं. Death is the ultimate reality and we have to face it one day. मौत जो है वो आखिरकार ये एक हकीकत है और हमें एक दिन इसका सामना करना है. मौत का सामना तो हमें एक दिन करना होगा. Therefore, amid sufferings and tragedies, इसलिए इन जो हमारी मुश्किलात हैं और हमारी ये जो ट्रेजेडीज हैं, हमारे जो गम हैं, इनके दरमियान she says that there is something that laughs and sings in our heart and that is the song of hope. जिंदगी में चाहे जितनी ट्रेजेडीज का हमें सामना हो, बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना हो, एक चीज हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहती है और वो उम्मीद है. उम्मीद एक ऐसा परिंदा है जो कि हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है और हमें जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ाता है. इसीलिए सब कुछ जब मर जाता है, जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता, फिर भी हमारे पास एक खजाना मौजूद है और वो है उम्मीद का खजाना. होप इज द थिंग दैट मेक्स आवर लाइफ गो ऑन. उम्मीद एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है. When nothing remains in our life, जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहता, still we have one thing with us, that is hope, which encourages us to hold on. एक चीज हमारे साथ रहती है, वो है उम्मीद, जो हमें ये हौसला देती है कि हम बाहिम्मत रहें. होल्ड ऑन, हम बाहिम्मत रहें. द पोइट रियली प्रेजेस दिस सॉन्ग ऑफ होप. और पोइट जो है वो उम्मीद का ये जो सॉन्ग है उसकी तारीफ करती है एंड टीचेस अस अ लेसन, और हमें एक सबक सिखाती है दैट वी शुड नेवर लेट दिस होप डाई इन अस. हमें कभी भी ये उम्मीद अपने अंदर मरने नहीं देना चाहिए. इस उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए. वी शुड कीप इट अलाइव एंड नेवर लूज इट. हमें कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए. This was all about explanation of the poem. Now see, rhyme scheme of the stanza is A, B, B, A. A, B, B, A. Now paraphrase is, in spite of war which causes destruction in the world and human life, in spite of all the sufferings of mankind, there is still something in my heart which laughs and sings a song to keep me happy and optimistic. कि मेरे अंदर, मेरे दिल में अब भी कुछ ऐसा है जो गाना गाता है, जो मुझे खुश रखता है, पर उम्मीद रखता है. I must praise it wholeheartedly. I must praise with all my breath means I must praise it wholeheartedly. मुझे दिल से इसकी तारीफ करनी चाहिए, as this is the best companion I ever have. और ये एक बेहतरीन साथी है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, और वो कौन है? उम्मीद है. इसमें पोइटिस के कहने का मतलब है कि जंगें भी जारी रहती हैं, अमवात भी होती हैं,
इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन उस दौरान वो अपना एक एक्सपीरियंस बयान कर रही है। वो कह रही है कुछ ऐसा है, मेरे अंदर हंसने की आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा है जो मेरे अंदर मुसलसल एक गाना गा रहा है। एंड दैट इज़ द सॉन्ग ऑफ होप एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ। और मुझे होल हार्टेडली इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, एडमायर करना है कि इतनी डेथ्स और इतने वॉर्स के दरमियान ये उम्मीद मुझे जिंदा रखती है। मुझे इस पे सोचना चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए। Stanza number 2 is, in spite of war, in spite of hate, lilacs are blooming at my gate, tulips are tripping down the path, in spite of war, in spite of wrath. In this stanza, the poet has mentioned sadly another post-war effect on human beings. वो कहते हैं कि जंग का इंसान पे क्या असर पड़ता है। She says that besides the loss of human lives, the war has spread hatred far and wide among human beings. वो कहती है कि इंसान अपनी जिंदगियां खो चुका इस जंग के दौरान, लेकिन इस जंग ने दूर दराज लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी है, नफरत फैला दी है। There are ill feelings in the hearts of people. लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अच्छे एहसासात नहीं हैं। But in spite of war and in spite of this hatred, लेकिन ये जंग है, इसके बावजूद ये जो नफरत है, इसके बावजूद lilacs are blooming at the very entrance of our gate. वो कहती है कि मेरे दरवाजे पे lilacs के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। लाइलैक्स सिंबलाइज स्प्रिंग एंड रीन्यूअल। उसने ये वर्ड क्यों यूज किया कि ये फूल जो लाइलैक्स जो हैं ये किस चीज की निशानदेही करते हैं? ये बहार की इलामत है, ये रीन्यूअल की इलामत है, दोबारा पैदा, रीबर्थ की इलामत है ये। इट सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड इनोसेंस। ये जो लाइलैक्स हैं वो प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं, ये प्योरिटी की निशानी है, ये मासूमियत की निशानी है। कहता है कि बेशक, वो कहती है कि लोगों के दिलों में नफरत है एक दूसरे के, ह्यूमन लाइव्स जो है वो तबाह हो चुकी हैं, जंग है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है देयर इज अ लेसन फॉर अस इन नेचर। कुदरत में हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि वहाँ जंग हो रही है, नफरत है पूरी दुनिया में, लेकिन लाइलैक्स इतनी खूबसूरती से मेरे गेट पे उगे हुए हैं जो कि बहार के आने की निशानदेही करते हैं। लाइलैक्स गिव अस मैसेज दैट वी शुड बी प्योर इन अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमें एक दूसरे के लिए नफरत नहीं रखनी, हमें अपनी सोचों में, एहसासात में खालिस रहना है। एंड इट इज़ अ स्प्रिंगिंग टाइम ऑफ वंस लाइफ, और ये इंसान की जिंदगी का बहार का वक्त है। अपने गमों को, अपने दुखों को, इन तमाम नफरतों को भूल के अब हमने स्प्रिंग की तरफ जाना है, जिंदगी में बहार लानी है। ट्यूलिप्स आर ग्रोइंग ऑल ओवर द पाथ, और इस पूरे रास्ते में ट्यूलिप्स उगे हुए हैं विच सिंबलाइज रीबर्थ एंड डीप लव। और ट्यूलिप्स जो हैं वो किस बात की निशानदेही है? दोबारा पैदा होने की, दोबारा जिंदगी मिलने की, और एक गहरी मोहब्बत की निशानी है। क्योंकि ये नफरत भूल के हमें इंसानियत से प्यार करना होगा। ऑल दो पीपल आर हाईली डिजेक्टेड एंड मिजरेबल आफ्टर वॉर। जंग के बाद लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत परेशान हैं, बट नेचर इज़ इन फुल ब्लूम। लेकिन कुदरत जो है वो भरपूर तरीके से खिली हुई है। पोइट मीन्स टू से दैट इन स्पाइट ऑफ वॉर एंड फ्यूरी कॉज्ड बाय इट, जंग के बावजूद और उसके बाद जो गुस्सा इसकी वजह से पैदा हो चुका है, देयर इज अ मैसेज ऑफ होप, लव, प्योरिटी एंड रीबर्थ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। फिर भी नेचर में इंसान के लिए उम्मीद, मोहब्बत, खालिस और दोबारा जिंदा होने की एक उम्मीद है, एक पैगाम है। इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग एंड वेलिंग, हमें मातम करने की बजाय, रोने कराहने की बजाय, वी शुड लुक एट द ब्यूटी ऑफ लाइफ ऑल अराउंड अस। हमें अपने इर्द गिर्द जिंदगी की खूबसूरती को देखना चाहिए एंड अप्रिशिएट इट, और इसकी तारीफ करनी चाहिए।
Paraphrase of this stanza is, in spite of war and in spite of all hatred caused by it, flowers are blooming all around. Lilacs are blooming at my gate. Tulips are also growing and stumbling down the whole path. Although the after effects of war have left the people highly dejected, but still these flowers give us message of hope and courage. फिर भी ये फूल हमें उम्मीद और हौसला मंदी का सबक देते हैं. Coming to stanza number 3, courage. That morning glory set, rejoice, the daisy murmured, and just to live is to divine when pansies lift their eyes to mine. Explanation is, now see, there is a message again in nature. This stanza is rich with symbols of hope and aspiration. ये स्टैंजा तो उम्मीद और जो इंसान की एक आस है, ख्वाहिश है, उसकी निशानदेही करता है. Every new morning brings for us new life and transformation. हर नई सुबह हमारे लिए नई जिंदगी का पैगाम लाती है. हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें तब्दील करना है. It makes us get rid of darkness and disappointments. हर नई सुबह हमें अंधेरे से और मायूसियों से निजात दिलाती है. We should look forward. हमें आगे देखना चाहिए and utilize this opportunity. और इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए. The poet advises us to forget all bad moments of yesterday. अब poet जो है वो हमें ये नसीहत करती है कि हम कल के अपने माजी के जितने भी बुरे लम्हात हैं उनको भूल जाएं and make our today beautiful. अपने आज को खूबसूरत बनाएं. The morning glory encourages us while daisy flowers give us the message to rejoice once again. सुबह की खूबसूरती हमें उम्मीद हौसला बनाती है, जबकि डेजी के जो फूल हैं वो हमें खुश कर देते हैं, हमें एक मैसेज देते हैं एज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. क्योंकि वो कहते हैं कि ये जिंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती. लाइफ इज़ डिवाइन. लाइफ इज़ समथिंग ब्यूटिफुल. डिवाइन मीन्स हेवनली. इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ होली. जिंदगी मुकद्दस चीज़ है. It is a blessing of Allah. ये अल्लाह की नेमत है. That moment becomes blissful when she sees pansies lifting their eyes to her in love. और वो कहती है वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही एक रहम का और खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं देखती हूँ कि पेंजीज के फूल ऐसे लगते हैं कि उनकी आंखें बनी हुई हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे निशान होते हैं कि ऐसे लगता है कि उनका फेस है पेंजी की फूलों का और उसमें आंखें हैं. वो कहती है कि जब वो आंखें, मुझे ऐसे लगता है कि ये पेंजी की फूल आंखें उठा के मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं. एंड देयर इज़ अ मैसेज फॉर मी टू रीजॉयस, टू बिकम हैप्पी. She means to say that nature loves us and rejoices us. उसके कहने nature makes us feel happy and delighted. नेचर हमें खुश करती है, हमें खुशहाल बना देती है. इट नेवर वॉन्ट्स टू सी अस सैड. ये हमें कभी भी उदास नहीं देखना चाहती. पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम इज, द मॉर्निंग ग्लोरी एडवाइजेज अस टू बी करेजियस एंड डेजी मर्मर्स टू अस टू बी हैप्पी एंड फॉरगेट ऑल आवर वरीज एंड मिजरीज बिकॉज लाइफ इज अ ब्लेसिंग एंड वी शुड लिव इट हैप्पीली एंड पॉजिटिवली. That moment is very blissful and happy when pansies lift their eyes to mine to give me a message of hope and love. I hope this stanza is clear to you. Stanza number 4 is, the clouds are romping with the sea and flashing waves call back to me that naught is real but what is fair, that everywhere and everywhere a glory lift through despair. In this stanza, the poet tells us the reality of life. यहाँ हमें जिंदगी की हकीकत से पोइटस जो है वो रोशनास कराती है. She says that life is not a smooth sailing and we have to sometimes face bitter tragedies, but at the same time, life is not all about darkness. It's about glory too.
वो कहती है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ अंधेरों का नाम नहीं है, इसमें रोशनी भी है, इसमें उजाला भी है। बोथ थिंग्स गो साइड बाय साइड, और दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इट इज अप टू अस हाउ वी परसीव थिंग्स एंड हाउ वी रिएक्ट। ये हम पे डिपेंड करता है, हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे उसका रिएक्शन शो करते हैं। देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस इन नेचर एज फ्लैशिंग वेव्स इंस्पायर अस दैट नथिंग इज परमानेंट। ये जो लहरें हैं, ये जो समंदर की चमकती हुई लहरें हैं, ये हमें इंस्पायर करती हैं, हमें मुतासर करती हैं, हमें बताती हैं कि ज़िंदगी में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। बट वन थिंग इज़ फेयर एंड रियल, एक चीज़ तो बिल्कुल वो हकीकत है, वो साफ जाहिर है और वो हकीकत है, दैट लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। जिंदगी है ही दोनों चीजों का मिलाप है, कामयाबियों का, नाकामियों का, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, खुशियों का और गमों का, ग्लोरी एंड डिस्पेयर, रोशनी का और मायूसी का। वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड फेस द थिंग्स बोल्डली। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और चीज़ों को बहादुरी से सामना करना चाहिए। क्लाउड्स एंड सी आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। जैसे आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो आसमान पे हैं और समंदर ज़मीन पर है, दोनों दो मुख्तलिफ सिमतों में एक दूसरे से दूर हैं। स्टिल क्लाउड्स आर हॉवरिंग ओवर द सी एडिंग टू इट्स चार्म एंड ब्यूटी। फिर भी ये जो बादल हैं ये समंदर के ऊपर दौड़ रहे हैं और समंदर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। सो टू ऑपोजिट थिंग्स गो साइड बाय साइड एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट गुड एंड बैड थिंग्स एग्जिस्ट साइड बाय साइड, कि अच्छी और बुरी चीजें साथ साथ उनका वजूद है इस दुनिया में। Paraphrasing is, the clouds are playing with the white sea and the flashing waves of the sea calling me back to see the reality of life. It teaches me a lesson that nothing is permanent, and the fact is that happiness and sadness go side by side. It is a part of life that man has to face both tragedies and comforts, as life is a combination of both. Stanza number 5. Though guns may roar and cannon boom, roses are born and gardens bloom, my spirit still may light its flame at that same torch whence poppies came. In this stanza, the auditory imagery is applied through the words of roar and cannon. अब देखिए ये हमारे सेंस ऑफ हियरिंग को ये अपील कर रही हैं हमें, जैसे वो रोर ऑफ गन्स एंड बूम्स ऑफ कैनन्स की, ऐसे लगता है जैसे जंग की आवाज़ें हमारे कानों में आ रही हैं, विच अफेक्ट्स अवर सेंस ऑफ हियरिंग। इफ ऑन वन साइड द वॉर इज गोइंग ऑन, वो कहते हैं कि एक तरफ अगर जंग जारी है विद इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, अपने तबाहकुन असरात के साथ, ऑन दी अदर हैंड नथिंग कुड स्टॉप द रोजेस टू ग्रो एंड गार्डन्स टू ब्लूम, दूसरी तरफ कोई भी नहीं रोक सकता फूलों को खिलने से और बागात को भी खिलने से, खूबसूरत फूलों के साथ खूबसूरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ नेवर स्टॉप्स एंड थिंग्स हैव टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ रोरिंग गन्स एंड बूमिंग कैनन्स। जिंदगी कभी नहीं रुकती और इसको चलना होता है, साथ साथ गन्स की आवाज़ें हैं और कैनन्स की, तोपों की आवाज़ें हैं, लेकिन जिंदगी जो है वो रुकती नहीं है। द पोइट नेवर गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय द डिजास्टरस वॉर, और पोइट जो है वो इस तबाहकुन जंग से कभी परेशान नहीं होती, but her spirit is filled with joy and enlightens to see the beauty of blooming gardens with their roses. लेकिन उसकी जो रूह है वो खुश हो जाती है, वो देखती है कि बागात में रंग बरंगे फूल खिले हुए हैं। That's why the poet says that her spirit is high. उसकी जो spirits हैं वो इस वक्त high हैं when she sees the beauty in life. That is when poppies appear with their sedative effects. पॉपी के जो फूल होते हैं वो अपने जो सेडेटिव इफेक्ट्स होते हैं, अपने नशावर असरात के साथ बहुत अच्छे तरीके से खिले हुए हैं। पॉपीज हेयर रिप्रेजेंट पीस, यहाँ पे ये पीस की निशानदेही, अमन की निशानदेही करते हैं, एंड स्लीप और पुरसुकून नींद की, इन स्पाइट ऑफ द नॉइज ऑफ रोरिंग गन्स एंड कैनन्स। जबकि गन्स और कैनन्स की जो आवाज़ें हैं, शोर हैं, उनके बावजूद ये पॉपीज खिले हुए हैं। एंड ये किस बात की निशानदेही है? अमन के और पुरसुकून नींद की। Paraphrases: in the war, the guns and cannons roar loudly to threaten human beings and announce the large-scale killings.
but at the same time the gardens are blooming with flowers. This sight of colorful roses makes me happy, and I forget all the other evils. I am in high spirit to see the poppies appearing with their sedative effects. Stanza number 6 is, where morning's altar whitely burns, lilies may lift their silver urns, in spite of war, in spite of shame. अब देखें, जंग के बारे में वो ज़रूर हर स्टैंजा में बता रही है कि जंग जो है उसके जो what does it bring with it? It brings death, it brings destruction, it brings shame. ये शर्मिंदगी ला रही है. अब वो कहती है कि इस स्टैंजा में वो कहती है, शी रेफर्स टू मॉर्निंग आल्टर विच आर कलरफुल मंडेलाज दैट कंबाइन नेचर, आर्ट एंड मेडिटेशन. एक्चुअली ये जो मॉर्निंग्स आल्टर हैं ये आर्ट वर्क हैं, दे आर द आर्टिस्टिक वर्क्स ना. ये इसमें यानी कि जैसे वॉजेस बनते हैं जिसपे खूबसूरत फूल बने हुए होते हैं, ये गुलदान होते हैं, यानी पीस ऑफ आर्ट जो फन के नमूने हैं, ये उनकी तरफ इशारा कर रहा है. दैट कंबाइन नेचर, के उसमें नेचर को भी डिपिक्ट किया जाता है, फन को, मेडिटेशन, अपनी फिक्र को, अपनी सोच का इजहार किया जाता है पेंटिंग्स के थ्रू, इनग्रेविंग्स के थ्रू, कार्विंग्स के थ्रू. So these stunning pieces of art are a peaceful and creative avenue to express gratitude for nature, to practice mindfulness and to add meaning to daily life. यानी आप ये ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको बामानी बना देती है. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत बामानी बन जाती है अगर हम ये पीस ऑफ आर्ट देखते हैं. वो कहती है कि जहाँ पे जंग की तबाहकारियाँ हो रही हैं तो कुछ जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपने काम में बिजी हैं. In spite of war, in spite of shame, they just go on producing artistic work. वो अपने फन के मुजाहिरे पेश कर रहे हैं. Silver, therefore people search for completeness and self unity through morning's altar. ये जो artistic works हैं इनके ज़रिए लोग अपने आप को मुकम्मल करते हैं, अपनी तशखीस को, अपनी जो शख्सियत है उसको मुकम्मल करते हैं. Silver decorated urns have become more beautiful by the lilies as these vases add edgy personality to the lilies they hold. और इन सिल्वर जो vases हैं, urns जो गुलदान हैं, इनके अंदर लिलीज के फूल रखे हुए हैं. तो ये और भी इन गुलदान, ये जो गुलदान है या ये उनकी लिलीज की जो पर्सनैलिटी है उसको और ज़्यादा नुमाया बना देते हैं. These all things and pieces of art are still very beautiful and a source of joy in spite of war and all the shame and disgrace it had brought with it. और लेकिन ये जो pieces of art हैं, ये फन के जो नमूने हैं, ये अब भी बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं जंग के बावजूद. और जितनी भी शर्मिंदगी और ज़िल्लत इस जंग की वजह से हुई है उसके बावजूद अभी भी आर्टिस्टिक पीस जो हैं, ये जो फन के नमूने हैं, ये इंसान को खुश कर देते हैं और इंसान इनमें खोकर अपनी शख्सियत की तकमील करता है. Paraphrasing is, when the beautiful pieces of art shine and spread happiness all around as it appeals to the sense of sight. The beautiful urns have become more beautiful when they hold lilies in them. ये जो खूबसूरत गुलदान है ये और खूबसूरत बनते हैं जब इनके अंदर लिलीज, इनके अंदर लिली के फूल लगे होते हैं. The work of art is still alive. अभी भी फन का जो काम है, क्रिएटिव वर्क अब भी जिंदा है and gives pleasure to our senses. ये हमारे एहसासात को खुशी देता है in spite of war and in spite of all shame and disgrace that war has brought with it. Stanza number 7 is, and in my ear a whispering breath wake from the nightmare. Look and see that life is not but ecstasy, in spite of war, in spite of death. In this stanza, the poet seems highly optimistic about life and realistic too. इस स्टैंजा में पोइट, एक तो पोइटस जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और ज़िंदगी के बारे में, और वो हकीकत पसंद भी नज़र आ रही है हमें.
She says some inner voice is calling her to wake up. कुछ अंदरूनी आवाज़ उसको जो है वो जगा रही है, उसको आवाज़ें दे रही है कि वो उठे, वो जाग जाए फ्रॉम द हॉरेबल ड्रीम, इस एक खौफनाक ख्वाब से जाग जाए, एंड सी द रियलिटी ऑफ थिंग्स, और ज़िंदगी की हकीकत को देखे, दैट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. इट इज़ नथिंग एल्स बट एन ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट. जिंदगी जो है वो कुछ और नहीं बल्कि बहुत खुशी का एहसास है, एक्सट्रीमली, जो बहुत ज़्यादा खुशी है, ये जिंदगी उसका एहसास है. द पोइट हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, और पोइट का जिंदगी की तरफ एक मस्बत रवैया है, एंड लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ इट इन स्पाइट ऑफ वॉर विद इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स एंड इन स्पाइट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय दिस वॉर. पोइट का पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हमेशा जंग की जो रोशन साइड है उसको वो देख रही है, और इन स्पाइट ऑफ वॉर विद इट्स एंड इन स्पाइट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय दिस वॉर, शी एडवाइजेज अस टू होल्ड ऑन, कि हमें हिम्मत और बाहौसला ही रहना चाहिए. डिस्पाइट ऑल सफरिंग्स एंड मिजरीज देयर इज नॉट टोटल डिस्ट्रक्शन बट ब्यूटी ऑन द अदर हैंड टू. सिर्फ मुकम्मल तबाहकारियां ही नहीं है, दूसरी तरफ जिंदगी में बहुत खूबसूरतियां भी हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी परसीव द थिंग्स. ये सिर्फ हम पे इन्हिसार इसका करता है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं. एंड पैराफ्रेजिंग इज माई विस्परिंग ब्रेथ सॉफ्टली स्पीक्स इन माई ईयर. It inspires me to wake up from my horrible dream and see the world around positively. And I saw that life is nothing less than an ecstasy. It is filled with happiness and beauty. In spite of war and in spite of deaths, life still goes on and it is still very beautiful. Now, questions are, what are the things that thrive despite the ravages of war? जंग की तबाहकारियों के बावजूद वो कौन सी चीज़ें हैं जो अब भी, जिनको तरक्की मिल रही है, जो आगे बढ़ती जा रही हैं. सो डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ वॉर, वन थिंग थ्राइव्स स्टिल, अब भी एक चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड दैट इज़ होप इनसाइड द मैन्स हार्ट. इंसान के दिल में उम्मीद. बिसाइड्स, और इसके अलावा, लाइलेक्स, tulips, daisies, bright new morning and pansies encourage the mankind. Despite the roaring guns and cannons, यानी जंग के जो गोले हैं, तोपे हैं, उनके बावजूद gardens still bloom with roses. ये जो बागात हैं वो अब भी फूलों के साथ जो हैं वो खिले हुए हैं. Poppies present beauty and peace. The beautiful pieces of art like silver urns with lilies in them lift the artistic beauty of urn. These things still thrive. What are some of the different words and images used in the poem that convey the emotion of loss? The images and words used in the poem which convey destruction and sense of loss are war, death, sufferings, hate, wrath, despair, guns, cannons, and shame. All these words and images show the devastation and miseries caused by the world wars. Question number 3 is, in the poem In Spite of War, there are several examples of personification. Identify 2 examples of personification. Explain what is being personified and how in each example. Hope is personified. Personification means to present as a person. जो बेजान चीज़ें होती हैं उनको आप ह्यूमन बीइंग बना के पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. सो होप इज पर्सोनिफाइड इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. देखिए, होप इज अ पर्सन, उसे एक शख्स के तौर पे प्रेजेंट किया गया, हु लव्स एंड सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि हंसता है, गाता है एक खूबसूरत गाना, टू इंस्पायर मैन एंड इनकरेज हिम अमंग हिज ट्रबल्स एंड होपलेसनेस. Then morning glory is personified, that announces the word courage, and it means that every new morning brings light and it is a symbol of transformation. Question number 4 is, make a list of words that tell you about the tone of the poem In Spite of War, and explain how those words tell us what the tone is. Use examples from the poem to back up your reasoning. The poem has an overtone that would seem quite optimistic. जो टोन है पोएम की वो तो बहुत ज़्यादा, यानी ओवरटोन हो गई है, वो क्या है, ऑप्टिमिज्म है.
The words like laughter, songs, blooming lilacs, roses, daisies, pansies, courage, and ecstasy, they reflect the favorable view of conditions and expectation of a positive outcome. So it demonstrates optimism throughout the poem. So टोन क्या है पोइम की? ऑप्टिमिज्म है, होपफुलनेस है. And question number 5, what is the theme of the poem In Spite of War? In the poem, the poetess Angela Morgan teaches us a great lesson that life is a great blessing of Allah, and it does have its beauty and charm for those who think positively and always see bright side of things. The poetess saw tragedies caused by the two world wars. Still, she is seen highly optimistic and gives us lesson of hope, courage, joy, glory, light, and says that life is none less than an ecstasy. Therefore, this poem encourages us to look at the beauty around instead of focusing on the negative and destructive aspects of life, because the horrible things go side by side in life. Wars and tragedies are the part of life. So instead of mourning over these things, we should enjoy little things, cherish our yesterdays, dream our tomorrows, and live our todays. So the purpose of life is to live it to the fullest. जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना ही जिंदगी का मकसद है. Coming to grammar exercises, choose the correct option. Now see, according to Angela Morgan, despite death and destruction of war, life springs in the form of, and option, correct option is natural beauty. क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, लाइलेक्स हैं, पेंजीज हैं, डेजीज हैं, गार्डन्स हैं, मॉर्निंग्स हैं, सी है, ये सब नेचर है. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी. When pansies lift their eyes to mine, in this line the poet has used the poetic device of personification. आप देखें pansies कब जो है वो आंखें उठा के देखते हैं. So pansies have been personified here. The words boom, roar, murmur and whispering breath is the example of metaphor. According to the poet Angela Morgan, life is the name of ecstasy and elation. The tone of the poem is optimistic. Coming to adjective phrase, when a noun is modified by more than one word, it is called an adjective phrase. देखिए, वैसे हम कहते हैं, an example is an extremely tired lion is losing patience. Now there is an example. अगर मैं एक एडजेक्टिव यूज करूं, अ टायर्ड लाइन, कैसा लाइन? थका हुआ लाइन. तो यहाँ पे हमने लाइन को एक वर्ड से डिस्क्राइब किया, जिसको उर्दू में आप इसमें सिफ्त कहते हैं. किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करने को इसमें सिफ्त कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव कहते हैं. It is usually the thing may be described with one word as, जैसे a good girl, कैसी लड़की है? अच्छी लड़की. A naughty boy, कैसा लड़का है? Boy कैसा है? शरारती है. शरारती word ने boy को describe किया, so it is called an adjective. लेकिन जरूरी नहीं है कि adjective सिर्फ एक ही word हो. एक से ज्यादा जब words एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसकी अच्छी या बुरी क्वालिटी को बयान करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. और आपको पता है व्हाट इज द फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज जो है वो कुछ अल्फाज का एक ग्रुप होता है, और अगर वो अल्फाज का जो ग्रुप है वो किसी इसम को, किसी नाउन को सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करता है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. An extremely tired lion is losing patient. अब लाइन जो है वो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इट इज अ नाउन. ये एक नाम है, लेकिन उसको किस चीज से उसकी तारीफ, उसकी क्वालिटी बयान की गई? एन एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ. कौन? लायन. इसने नाम को, नाउन को डिस्क्राइब किया है. सो इट इज, और एक वर्ड नहीं है, देयर आर 3 words, and extremely tired. So it is a phrase. Since it describes the noun lion, it is called adjective phrase. My father was fairly unhappy. सिर्फ unhappy होता तो ये adjective होता.
दो वर्ड्स ने मिलके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने डिस्क्राइब किया किसको? फादर को, कि मेरे अब्बू जो है वो फेयरली अनहैप्पी हैं, बहुत ज्यादा नाखुश हैं, फेयरली अनहैप्पी। दो वर्ड से आपने फादर को डिस्क्राइब किया, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। जब आप नाउन को, फादर जो है वो नाउन है ना, नाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे वो एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अगर एक वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, जब एक से ज्यादा वर्ड्स ही उस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। कमिंग टू एडजेक्टिव क्लॉज, एन एडजेक्टिव क्लॉज कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट। अब देखिए ये दैट किसके लिए यूज हुआ? दैट इज यूज्ड फॉर द बुक, किताब के लिए। मैं किताब पढ़ रहा हूं जो मुझे बहुत पसंद है। ये जो दैट है वो बुक के लिए यूज हुआ, कि जो बुक मैं बहुत पसंद करता हूं। दैट आई लाइक द बेस्ट, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि ये याद रखिएगा कि किन किन वर्ड से, सेंटेंस के दरमियान किन वर्ड से स्टार्ट होता है? हु से, रिलेटिव प्रोनाउन से होता है। हु, whom, whose, that, which और रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक when, where और why। देखिए, वी आर रीडिंग द बुक विच आई लाइक द बेस्ट, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए, चूंकि बुक जो है वो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, दैट आई लाइक द बेस्ट। जो दरमियान में से हु, हुम, हुज, दैट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई से सेंटेंस स्टार्ट हो, वो क्वेश्चन, यूजुअली दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। हु आर यू, हुम डू यू वांट टू मीट। लेकिन जब सेंटेंस के दरमियान में होते हैं, जो कि सेंटेंस के पिछले हिस्से में कोई नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसको रेफर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस नहीं होते, ये क्लॉजेज होते हैं। इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ कमिंग टू द सेंटेंसेस, नाउ ही सेज दैट your sentence number 1 is, have you ever seen an elephant with a white skin? With a white skin is used for elephant. क्या आपने कभी ऐसा हाथी देखा है जिसकी स्किन वाइट है? अब हाथी की तारीफ हो रही है, उसकी एक क्वालिटी बयान की जा रही है, लेकिन किसी एक वर्ड से नहीं है। विद अ वाइट स्किन बहुत सारे अल्फाज से मिल के बना है, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज, जो कि किसकी क्वालिटी बयान कर रहा है? एलिफेंट की। विद अ वाइट स्किन, सो विद अ वाइट स्किन इज एन एडजेक्टिव फ्रेज जो कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एलिफेंट। ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। He was wearing a crown. उसने एक ताज पहन रखा था। कैसा ताज था? Made of gold. क्राउन नाउन है ना, ये नेम है किसी चीज का, लेकिन उसको आगे डिस्क्राइब किया गया है कि ये किस चीज से बना हुआ था। मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं जो कि क्राउन को डिस्क्राइब, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, मेड ऑफ गोल्ड। There I met a girl with blue eyes. कैसी लड़की थी वो? जिसकी आंखें ब्लू थी। So with blue eyes describe, these words, group of words describe the noun that is girl. So this is called adjective phrase with blue eyes. Wild beasts in small cages are a sorry sight. Now see, wild beasts, जंगली जानवर कहाँ पे थे? वेयर आर दे? इन स्मॉल केजेस। ये इन स्मॉल केजेस किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? वाइल्ड बीस्ट को, कि कौन से वाले जानवर? जो कि छोटे वाले पिंजरों में बंद हैं। इन स्मॉल केजेस there are three group of words, there are group of words which qualify wild beasts. So this is called adjective phrase. A man with a long beard. With a long beard is an adjective phrase कि कैसा बंदा है? जिसकी दाढ़ी लंबी है. ये noun man को qualify कर रहे हैं ये words. With a long beard, it is called adjective phrase. I hope it is clear to you. एक word से भी अब आप देखें, जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव यू एवर सीन
अ वाइट एलिफेंट, सिर्फ एक वर्ड वाइट से हम एलिफेंट को क्वालिफाई डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जब एक वर्ड से आप उस नाउन को क्वालिफाई करेंगे, उसकी तारीफ, कोई भी क्वालिटी बयान करेंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जब एक से ज्यादा वर्ड से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, उस नाउन की कोई क्वालिटी बयान करेंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। In each of the following sentences, replace the adjective in bold letters by an adjective phrase of the same meaning. The first one has been done. The king wore a golden crown. अब आप यहाँ देख लें, the king wore a golden crown. Crown name है, कैसा crown है? Golden है. Golden is an adjective. अब उसी सेंटेंस को सेकेंड टाइम में ऐसे लिखा हुआ है, द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड, 3 वर्ड से इसको क्राउन को किया है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपने भी इस एक्सरसाइज में ऐसे करना है, इट इज अ वाइट एलिफेंट। अब वाइट एक वर्ड है जो एलिफेंट के लिए यूज हुआ, इट इज कॉल्ड, वाइट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन एलिफेंट ऑफ वाइट कलर, इट इज एन एलिफेंट विद वाइट कलर। अब आप विद वाइट कलर भी लिख सकते हैं, इट इज एन एलिफेंट ऑफ वाइट कलर। Of white color, there are 3 words that describe the noun elephant, so it is called adjective phrase. एक होता white तो वो adjective होता, बहुत से words हैं तो फिर adjective phrase है। He lived in a house made of stone. He lived in a stone house. अब एक word था, कैसा घर है? Stone, पत्थर का घर है। Stone is an adjective, लेकिन उसी सेंटेंस को हमने फ्रेज बना के लिख दिया, ही लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्टोन। फिर मेड ऑफ स्टोन इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है, देयर वॉज एन अर्दन पॉट ऑन द टेबल। मिट्टी का बना हुआ बर्तन है जो मेज पे रखा हुआ है, अर्दन पॉट। अब इसी अर्दन को हम मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ बयान करेंगे, देयर वॉज अ पॉट मेड ऑफ अर्थ और बेक्ड क्ले ऑन द टेबल। Made of earth, made of baked clay. She wore a necklace made of diamond. Instead of saying diamond, अगर diamond necklace होता तो diamond एक word था जो necklace को, noun को qualify कर रहा है, तो ये adjective है। लेकिन made of diamond, बहुत से अल्फाज में हमने इसको फैला के इसकी तारीफ बयान की इस necklace की, तो this is called adjective phrase. That was a brave act. It means that was an act of bravery. Act of bravery qualifies the action. So it is adjective phrase. And next exercise is underline the adjective clauses in the following sentences and circle the word it modifies. I like a leader. अब आप देखें कि ये clauses जो हैं वो दरमियान में question words से start हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द नाउन इन अ सेंटेंस। आई लाइक अ लीडर हु लिसन्स टू हिज पीपल। आई लाइक अ लीडर, मैं एक ऐसे लीडर को पसंद करता हूं, हु लिसन्स टू हिज पीपल। अब आगे लीडर की तारीफ बयान की हुई है कि मैं कैसे लीडर को पसंद करता हूं, जो लोगों को सुनता है, जो हु स्टैंड्स फॉर लीडर, ये लीडर की क्वालिटी बयान हुई है जो कि लोगों को सुनता है, उनकी बात सुनता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डॉग विच आई लव डियरली वॉज हिट बाय अ ट्रक लास्ट नाइट। अब देखिए द डॉग, असल सेंटेंस क्या है, द डॉग वॉज हिट बाय अ ट्रक लास्ट नाइट, लेकिन उस डॉग की कुछ तारीफ बयान की हुई है, उसके बारे में कुछ थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो क्या है, विच आई लव डियरली, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, was hit by a truck last night. So which I love dearly stands for the dog noun. इसीलिए, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, relative pronoun से, who, which, that, for whom, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो it is called clause. So it is adjective clause. Rashid is a person who takes responsibility well. राशिद कैसा शख्स है जो कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाता है। गजाला इज द वन, गजाला एक ऐसी लड़की है, फॉर हुम यू आर लुकिंग, जिसके लिए आप देख रहे हैं, फॉर हुम यू आर लुकिंग, किसकी बात हो रही है, गजाला की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज।
द शर्ट दैट यू बॉट मी डजंट फिट वेल, ऐसी शर्ट जो तुमने मेरे लिए खरीदी, जो तुमने मेरे लिए खरीदी इज सेड अबाउट द शर्ट, वो शर्ट नाउन को क्वालिफाई करें ये वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। Combine the following sentences into one complex sentence containing an adjective clause. अब देखें, you are looking upset. Can you tell me the reason? There are two parts of the sentence. पहला है कि तुम परेशान नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझे वजह बता सकते हो? उसको आप clause के साथ रिप्लेस करें दरमियान में, Can you tell me the reason why you are looking upset? देखिए, why से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया, it becomes adjective clause. Why you are looking upset? He had several plans of making money. अब यहाँ पे सेंटेंस क्या था कि he had several plans for making money quickly, और सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का all of them have failed. हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे with adjective clause. He had several plans of making money which all have failed. जो सब फेल हो गए। देखिए, विच क्वेश्चन वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के दरमियान से हम शुरू करें, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है उस प्लान के बारे में जो कि फेल हो गया है। फिर नेक्स्ट है दिस इज द विलेज, आई वॉज बॉर्न हियर। अब इसको हमने क्लॉज कैसे बनाया, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। देखिए, वेयर इज नॉट क्वेश्चन हियर, इट स्टैंड्स फॉर द विलेज, ये विलेज को डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज, मुझे वो जगह बताएं जहां आप चाबियां रखते हैं। वेयर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बट इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट डिस्क्राइब्स द प्लेस। वो कहते हैं मुझे वो जगह बताओ जहां तुम चाबियां रखते हो। वेयर डिस्क्राइब्स द प्लेस हियर, दैट इज अ नाउन, सो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। So this is all about the exercise of the poem In Spite of War. I hope you have understood it well. Adjective जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, गुड बॉय, बैड बॉय, नॉटी बॉय, यानी अच्छी या बुरी खसूसियत को बयान करता है। लेकिन एक ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक वर्ड से किसी नाउन को, जैसे गुड बॉय से ही हम सिर्फ एक गुड ही नहीं यूज़ कर सकते, ही इज़ एक्सट्रीमली गुड बॉय। अब देखिए, एक्सट्रीमली गुड, एक से ज़्यादा जब आप अल्फाज से किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, क्लॉज जो है वो सेंटेंस के दरमियान में, यानी जो पहले नाउन पहले आएगा, ये भी एक इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि नाउन जो है वो सेंटेंस से पहले आएगा और उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से उस नाउन को जो पहले सेंटेंस में आ चुका है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कैन यू टेल मी द रीजन, क्या आप मुझे वजह बता सकते हैं, वाई स्टैंड्स फॉर द रीजन हियर, वाई यू आर लुकिंग अपसेट, सो इट इज अ क्लॉज। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से ज़रूर शुरू होगा सेंटेंस के दरमियान में, और दैट से भी शुरू हो सकता है ये। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लॉज। अगर वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। प्लीज लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन इट। इफ यू वॉन्ट टू आस्क any other thing regarding this exercise, you may write in your comments. Share it with your friends, please, and subscribe it if you are new on this channel. Thanks for watching this video.